न्यूज हेडक्वार्टर में बढ़ते हैं आगे और देखिए पहली खबर। पाकिस्तान की फितरत भारत अच्छे से जानता है और इसलिए आज पाकिस्तान को भारतीय सेना ने सख्त चेतावनी दी है। तीनों सेनाओं के डीजी ऑपरेशंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पाकिस्तान को साफ साफ बता दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर अगले मिशन के लिए वे रेडी हैं। एयर मार्शल AK भारती ने सीधा मैसेज दिया है कि भय बिन होए न प्रीत। आतंक परस्त पाकिस्तान को सीधा मैसेज है। आतंक पर भारत का एक्शन जारी रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने आतंक की कब्र खोदी। पाकिस्तान का विवेक मरा, बुद्धि भ्रष्ट हुई, भारत पर नाकाम हमले किए। अब अगर आगे ऐसी हिम्मत की तो भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। एयर मार्शल AK भारती की चेतावनी। विनय न माने जल्द ही जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। किसी गुमान में ना रहे पाकिस्तान, कोई गलतफहमी ना पाले पाकिस्तान। भारत का विजन क्लियर है। पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान ने अभी भारत की ताकत का ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। पाकिस्तान हमले की कोशिशों को नकारता रहा है, लेकिन आज DGMO ने पाकिस्तान की पूरी पोल खोल दी। पाकिस्तान ने आतंकी ठिकाने कैसे बर्बाद किए गए, पाकिस्तान के भीतर घुसकर कैसे इन आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया गया, इसके पूरे डिटेल सबूतों के साथ सौंपे। पाकिस्तान को भारत पर नाकाम हमलों की कोशिश कितनी महंगी पड़ी, उसे कितना नुकसान पहुंचा, भारतीय सेना का शौर्य देखकर पाकिस्तान क्यों थर्रा उठा, इसके सबूत भी दुश्मन को दिखाए गए हैं। पाकिस्तान के पाप का घड़ा फोड़ना क्यों जरूरी था, तीनों सेना की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी डिटेल दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। पुलवामा से लेकर कंधार कांड में शामिल आतंकवादियों की कब्र खोदी गई है। IC-814 के अपहरण और पुलवामा विस्फोट में शामिल 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया। भारतीय सेना ने किस तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, इसकी पूरी जानकारी भी दी। पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड UAVs से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने में भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को दुश्मन भेदने में नाकाम रहा। You can see we have targeted the length and breadth of the adversary. पाकिस्तान को चीन के हथियारों पर भी गुमान था। भारत की जवाबी कार्रवाई ने चीन की मिसाइलों को भी मार गिराया। तो पाकिस्तान के नाकाम हमलों की धज्जियां उड़ाने में भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश ने बड़ा रोल निभाया है। पाकिस्तान ने जितने भी हवाई हमले की करने की कोशिश की, उन खतरों को आकाश ने हवा में ही पहचान कर तबाह कर दिया। भारत के आकाश से दुश्मन क्यों कांपता है, आकाश कैसे दुश्मन का काल बनता है, इसकी ताकत क्या है, यह भी आपको अब जानना चाहिए। तो हम आपको विस्तार से पूरी जानकारी रखते हैं। आकाश स्वदेशी मिसाइल सिस्टम है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम सतह से हवा में मार करने में पूरी तरह से सक्षम है। आकाश को DRDO ने डेवलप किया है, यानी पूरी तरह से स्वदेशी है और भारतीय सेना में साल 2014 में इसे शामिल किया गया था। जबकि आकाश नेक्स्ट जनरेशन जो नया अपग्रेडेड वर्जन है वो 2021 में भारतीय सेना में तैनात किया जा चुका है। और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के फाइटर जेट्स, ड्रोन और क्रूज मिसाइल्स को तबाह करने में सक्षम है पूरी तरह से। और यही वजह है कि आकाश जो है वो काल बनकर बरपा जब पाकिस्तानी मिसाइलों पर, एयरक्राफ्ट पर, तो पाकिस्तान धराशायी हो गया। पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका है और पहली बार इतनी ताकत के साथ भारतीय सेना ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया है। देखिए, इस बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल की झलक दिखाई और अगर यह लड़ाई थोड़ी लंबी और खिंच जाती तो पाकिस्तान का हाल वीरान जलते जंगल की तरह ही निश्चित था। रिपोर्ट देखें। पाकिस्तान चीनी हथियारों के बल पर भारत को धौंस दिखाता रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान की धौंस को मिट्टी में मिला दिया। इस ऑपरेशन में ब्रह्मोस मिसाइल से दुश्मन पर हमले किए, लेकिन वो एक फिक्स टारगेट के तहत किए गए थे। जरा सोचिए, अगर भारतीय सेना इसका मुंह पाकिस्तान के कोने कोने पर लगाती तो क्या होता। पाकिस्तान का हश्र किसी वीरान जलते जंगल की तरह हो जाता।
जी हां, भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐसा तुरुप का इक्का है जो दुश्मन देश पर 300 से 500 किलोमीटर तक की मार कर सकता है। इस मिसाइल की 800 किलोमीटर रेंज तक का भी परीक्षण किया जा चुका है। ब्रह्मोस भारत का वो हथियार है जिसे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन भी डरता है। इसका जिक्र हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कर चुके हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर 2017 के ब्रह्मोस परीक्षण का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस मिसाइल का सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से परीक्षण किया गया था। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल भारत के लिए तुरुप का इक्का है और खास बात यह है कि पाकिस्तान की तरह इसे किसी से खरीदने की जरूरत नहीं है। भारत खुद बनाता है। यहाँ पर भारत के भीतर स्वदेशी तकनीक से इसका निर्माण होता है। ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन भारत में ही होता है क्योंकि ब्रह्मोस भारत की सबसे भरोसेमंद मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल की सटीकता, स्पीड और ताकत इसे भारत की सबसे प्रभावशाली सामरिक हथियारों में से एक बनाती है। और हम आपको बता दें ब्रह्मोस मिसाइल की पूरी खासियत क्या है वो एक एक करके आपके सामने रख देते हैं। इस जमीन, हवा, समंदर तीनों से लॉन्च की जा सकती है और इसकी जवाबदेही और सफलता दुश्मनों के लिए एक बड़ा खतरा बनाती है इसे। ब्रह्मोस की मौजूदा रेंज 290 किलोमीटर और एडवांस वर्जन की रेंज 500 से 800 किलोमीटर तक है, जबकि विस्फोटक क्षमता 200 से 300 किलोग्राम और हाई एक्सप्लोसिव स्पीड मैक 2.8 से 3 यानी आवाज की गति से लगभग 3 गुना तेज। और इसलिए दुश्मन इसको पहचान नहीं पाता और दुश्मन का मिसाइल सिस्टम को ये चकमा देकर लक्ष्य को भेदने में सफल हो जाती है। अब आपको यह भी बता दें कि एक ब्रह्मोस मिसाइल की अनुमानित कीमत, क्योंकि आप सभी अलग अलग व्हाट्सएप के माध्यम से या चर्चा करते रहते हैं, जानना चाहते होंगे कि कितनी कीमत होती है एक मिसाइल की ब्रह्मोस की। 34 करोड़ रुपए है एक मिसाइल की ब्रह्मोस की कीमत। तो प्रोडक्शन यूनिट का जो खर्च है लगभग 300 करोड़ रुपया है और इससे 34 करोड़ रुपया में ब्रह्मोस मिसाइल तैयार हो जाती है। हाल ही में लखनऊ कानपुर के बीच ब्रह्मोस का नया प्लांट भी लगाया गया है। इसलिए कहा जाता है युद्ध हमेशा महंगा होता है, लेकिन जब देश पर बात होती है तो फिर रुपया पैसा नहीं देखा जाता है, हमेशा हिम्मत, जज्बा और जीत देखी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डिटेल्स आप तक हमने पहुंचाई, लेकिन अब भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है आतंकवाद के खिलाफ था, ना कि पाकिस्तान के, यानी कि वहां के सिविलियंस के लिए। लेकिन आतंकवादियों का जो हिमायती पाकिस्तान है, इससे खुद के खिलाफ हमला समझ बैठा। पाकिस्तान को भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कोई भी गलती पाकिस्तान करेगा तो उसे भी इसकी कड़ी सजा मिलेगी। आतंक के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से यही मैसेज आतंक के आकाओं को दिया गया है। भारत के सैन्य अड्डे आतंक की रीढ़ तोड़ने के लिए सुपर एक्टिव हैं। तैयारी अगले मिशन की हो रही है। हमारी सभी मिलिट्री बेसिस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। ऑपरेशन सिंदूर की ताकत दुश्मन ने देखी है। पाकिस्तान को यह भी संदेश दिया गया कि भारत बुद्ध का देश है, युद्ध का नहीं। लेकिन जो भारत को छेड़ता है उसे भारत छोड़ता नहीं है। अगली जो कभी भी लड़ाई होगी, भगवान करे ना हो, लेकिन अभी यदि हुई तो ये पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी। हर एक लड़ाई जो है अलग तरीके से लड़ी जाती है। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, जंग हमेशा विनाश लाती है। भारत ये अच्छे से जानता है, लेकिन पाकिस्तान को ये समझ नहीं आता। उम्मीद है आज के बाद पाकिस्तान को ये जरूर समझने आने लगेगा। ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की पूरी पोल आज डीजीएमओ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोली है। अब पाकिस्तान के नाकाम हमलों की कोशिश को आकाश ने कैसे धक्का पहुंचाया, आकाश ने पाकिस्तान की कमर कैसे तोड़ी और पाकिस्तान किस किस मिसाइल और फाइटर जेट को कहां मार गिराया, इसकी पूरी टाइमलाइन हम आपको दिखाते हैं। देखिए, पाकिस्तान की फतह 1 मिसाइल को तबाह किया है। 9 मई को पाकिस्तान की तरफ से पंजाब में दागी गई फतेह 1 मिसाइल को आकाश एनजी ने हवा में ही नष्ट कर डाला। मिसाइल जैसे ही आकाश की रेंज में आई, इसे ट्रैक किया गया, इंटरसेप्ट किया गया और उसे ट्रैक और इंटरसेप्ट किया गया। जैसा बता रहे हैं विकास, JF-17 और F-16 को टारगेट किया गया और 10 मई को जम्मू और पठानकोट में तैनात आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने JF-17 जेट को नष्ट किया। एक F-16 को भी इंटरसेप्ट किया गया। पाकिस्तान की किस किस मिसाइल को आकाश ने तबाह किया, चलिए हम ये भी आपको बता देते हैं। जी, PL-15 और AMRAAM मिसाइल्स को आकाश ने पंजाब और राजस्थान में ही नष्ट कर डाला है। इसमें जो PL-15 है चाइनीज मिसाइल है और चाइना इसको लेके बहुत डींगे हाँटता था, लेकिन इस बार
इस मिसाइल को भी टारगेट में लेके हवा में ही नष्ट कर दिया गया। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के कितने वेरिएंट भारत ने डेवलप किए हैं, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। आकाश के 3 वेरिएंट्स मौजूद हैं। पहला वेरिएंट है आकाश MK और इसकी रेंज कितनी है? 30 किलोमीटर। और दूसरा वेरिएंट है MK2 और इसकी रेंज है 40 किलोमीटर। जबकि तीसरा वेरिएंट है आकाश का तीसरा वेरिएंट आकाश NG, इसकी रेंज 70 से 80 किलोमीटर है। और आकाश की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्पीड और मारक क्षमताएं सटीकता के साथ। आकाश की स्पीड जो है 2.5 मैक है, यानी कि ध्वनि से 2.5 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से यह हवा में मार करता है। 3087 किलोमीटर प्रति घंटा। और आकाश NG की रेंज 40 से 80 किलोमीटर है। आकाश में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे मल्टी फंक्शन रडार भी लगा हुआ है, जो एक साथ कई दुश्मनों की मिसाइल को न केवल पहचानता है, उनको स्कैन करता है और फिर निशाने पर लेकर मार गिराता है। बिल्कुल। और सिर्फ मिसाइल्स ही नहीं, जो हवा में उनके फाइटर जेट्स मंडराते हैं उनको भी। यानी भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश ने पाकिस्तान को नाको चने चपवा दिए हैं और ये दुनिया ने भी देखा पाकिस्तान के साथ साथ। देखिए, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम न केवल भारत ने नाकाम किया, बल्कि अपना इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी दुनिया भर में इस युद्ध के दौरान चर्चा हो रही है, वो स्वदेशी तकनीक से ही डेवलप किया है। चलिए पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। वो देश है जहां आतंकी पनाह पाते हैं, आतंकियों का स्वर्ग है। भारत बार बार इस तथ्य को साबित करता रहा है और दुनिया को बताता रहा है। और सारे सबूत सामने होने के बावजूद पाकिस्तान दुनिया के सामने इसे नकार देता है और एक बार फिर से उसका सच दुनिया के सामने है। यह तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। इस एक तस्वीर से साबित होता है कि दुनिया के सामने खुद को आतंक का शिकार बताने वाला देश किस तरह आतंकियों को शाह देता है, उन्हें पालता पोसता है और बेकसूरों का खून बहाने की साजिश रचता है। पाकिस्तानी सेना की ओर से जारी इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि आतंकियों की शव को आगे रख जनाजे की नमाज पढ़ाई जा रही है। पीछे सेना के कई अधिकारी मौजूद हैं। नमाज पढ़ाने वाला हाफिज अब्दुल रऊफ है, जो ग्लोबल आतंकी है। भारत के अलावा अमेरिका भी उसे आतंकवादी मानता है, लेकिन पाकिस्तान की सेना सच स्वीकार करने को तैयार ही नहीं। उसका कहना है कि हाफिज अब्दुल रऊफ धर्मगुरु है, वो बेगुनाह और पारिवारिक शख्स है। हाफिज रऊफ का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। झूठ बहुत ज्यादा समय तक चलता नहीं है और कितना भी रोका जाए, सच सामने जरूर आता है। पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा एक बार फिर से बेनकाब है। यह अलग बात है कि वो अपनी आदत के मुताबिक बेशर्मी से इसे नकार रहा है। अब हम आपको हाफिज अब्दुल रऊफ का पूरा कच्चा चिट्ठा यानी डिटेल्स बताते हैं, जो 25 सालों से ज्यादा वक्त से दहशतगर्दी के अभियान से जुड़ा हुआ है। हाफिज लश्कर तैयबा का बड़ा चेहरा है। रऊफ जो है वो बड़ा चेहरा है, अब्दुल रऊफ। और आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ 1999 से लश्कर के शीर्ष अधिकारी आतंकियों की सूची में शुमार रहा है। हाँ, मतलब आतंकियों का अधिकारी ही समझ लीजिए। ठीक है, हाफिज सईद के इशारों पर काम करता है अब्दुल रऊफ और लश्कर के प्रवक्ता के तौर भी ये काम कर चुका है। लश्कर तैयबा के मुखौटे FIF यानी फाउंडेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल्स का भी ये मुखिया है। 2009 में इस दहशतगर्द ने, आतंकवादी ने FIF के नाम पर पैसा जुटाया था। लश्कर और जमात उद दावा की फंड रेजिंग की टीम का भी नेतृत्व इसी अब्दुल रऊफ ने किया था। लश्कर की चैरिटेबल विंग, अब देखिए आतंकवादियों की भी चैरिटेबल विंग है इदारा खिदमत एक खल्क, इसका नाम है IKK, इसका भी हेड रह चुका है प्रमुख। जमात उद दावा और IKK को 2006 में अमेरिका ने प्रतिबंधित कर दिया था और रऊफ भी प्रतिबंधित आतंकियों की सूची में है। तो ये आप तक हमने डिटेल्स पहुंचाई। अब जरा इधर क्या हो रहा है देखिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऑपरेशन सिंदूर को सफल बताया। बीजेपी सांसद और प्रवक्ता ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया ने भारत की शक्ति देखी है और सेनाओं का पराक्रम और अदम्य साहस भी दुनिया ने देखा है। पीएम मोदी ने साफ कहा कि अगर पाकिस्तान गोली चलाएगा तो जवाब गोले से दिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आतंक और आतंकियों के आकाओं की कमर कैसे तोड़ी, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी डिटेल दी है कि ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन था जो 100% सक्सेसफुल था और जितने हमारे जाबाज पायलट्स गए थे राफेल के साथ, उतने लौट के आए और आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करके आए। पाकिस्तान के हमले के जवाब में भारत ने उनके 11 एयरबेस को तबाह किया। पहली बार किसी देश ने एक परमाणु शक्ति संपन्न देश के एयरफील्ड पर हमला किया। पाकिस्तान ने 9 आतंकी ठिकानों,
11 एयरबेस, 100 से अधिक आतंकी, 50 से अधिक जवान और अपनी इज्जत गंवाई है। पहली बार विश्व में किसी देश ने एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को समाप्त करने का काम किया। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अगर अभी पाकिस्तान बाज नहीं आया तो गोली का जवाब गोली से मिलेगा। तो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर ने कई कामयाबी के झंडे गाड़े हैं और पाकिस्तान को सिर्फ तबाही और बर्बादी ही हाथ लगी है। दुनिया के सामने उसकी पूरी की पूरी पोल खोल के रख दी है। तो अब आपको बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने क्या पाया और पाकिस्तान ने क्या खोया। देखिए, हम डिटेल्स के साथ आपके सामने ये जानकारी रख रहे हैं। भारत ने न केवल आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए बल्कि कई बड़े आतंकी भी ढेर कर दिए। सिंधु जल संधि रद्द किया और दुनिया को साफ संदेश दिया और सेना का शानदार प्रदर्शन देश और दुनिया ने देखा। सटीकता, संयम, समन्वय, विश्व ने देखी है युद्ध की एक अलग क्षमता। अब सिर्फ पीओके पर ही बातचीत होगी, कश्मीर पर बात नहीं होगी। पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये सबने क्लियर कर दिया है, चाहे सेना के इरादे हों या भारत सरकार के। साफ कर दिया गया है कि भारत सरकार अब जब भी बात करेगी पाकिस्तान से तो कश्मीर के मसले पर सिर्फ पीओके की वापसी को लेकर ही बात करेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े टेंशन के बाद तनाव बढ़ गया है या कम हो गया है, लेकिन सभी एयरपोर्ट खोल दिए गए। आपको बताते हैं कि दोनों देशों के बीच युद्ध देखते हुए 30 से ज्यादा एयरपोर्ट्स बंद किए गए थे। रिपोर्ट देखें। अगर आप हवाई यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो अब कर सकते हैं, क्योंकि जिन एयरपोर्ट को बंद किया गया था उन्हें अब खोल दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये एयरपोर्ट बंद किए गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि मंगलवार रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में भारत के एक्शन के बाद 7 मई से इन एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था। सुरक्षा को देखते हुए कुल 32 एयरपोर्ट बंद किए गए थे, लेकिन अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी 32 एयरपोर्ट खोल दिए गए हैं। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट ने भी पैसेंजर एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो सभी प्रकार की जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन की वेबसाइट पर जाएं और वहां दिए निर्देश को फॉलो करें। साथ ही यात्रियों को सलाह दी गई है कि किसी भी प्रकार की देरी से बचने के लिए ज्यादा टाइम लेकर चलें। सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। घाटी के नौशेरा में एनडीटीवी की टीम ने ऐसे ही कुछ घरों का जायजा लिया। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आप। जब युद्ध का उन्माद अपने चरम पर होता है तो वो उन्माद दोनों तरफ नुकसान करता है, और तबाही जब होती है तो वो ये नहीं देखती है कि वो कितनी तबाही करने वाली है, और कुछ ऐसी ही तबाही दोनों तरफ है। लेकिन जो नुकसान इधर हुआ है उसकी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हम पहुंचे हैं नौशेरा। वो एलओसी है, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और इस तरफ से जब शेलिंग होती है तो गांव में किस तरह का नुकसान होता है ये समझना हो तो ज़रा इस खेत को देखिए। ये जो मेरे ठीक सामने खेत दिखाई दे रहा है, इस खेत में बना सा ये बड़ा सा जो गड्ढा है, ये गड्ढे में ही एक बॉम्ब आकर के गिरा, और इस तरह के कई सारे बॉम्ब्स यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से फेंके गए। नुकसान कैसा हुआ ये समझना हो तो सामने उस गाड़ी को देखिए। उस गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं, उस गाड़ी को काफ़ी नुकसान हुआ। इस घर पे भी काफ़ी सारा डैमेज हुआ है। इसकी दीवारें ये नुकसान की जो गाथा है वो बता रही हैं। इस घर के नीचे के शीशे टूटे हुए हैं, दीवारों को इस तरह का नुकसान हुआ है। लोहे की जो पाइप्स हैं वो भी टूट गई हैं। हमारे सहयोगी रणवीर की ग्राउंड जीरो से आपने रिपोर्ट देखी। अगली रिपोर्ट मुकेश सेंगर की है। झूठ बोलना, अपनी गलतियों पर पर्दा डालना, ये पाकिस्तान की बहुत पुरानी रिवायत है, लेकिन आज पाकिस्तान के गुनाहों के सबूत उसे बेपर्दा कर रहे हैं। पाकिस्तान की गोलीबारी में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। उरी के लगामा गांव में हाईवे पर पाकिस्तान की कायरता के कितने सबूत दिखे। ग्राउंड जीरो से एनडीटीवी रिपोर्टर मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। इस वक्त मैं हूं उरी के पास लगामा गांव में। यहां से एलओसी करीब 30 किलोमीटर दूर है। जहां पर मैं खड़ा हूं ये वो जगह है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग हुई है, जो तोप और जो गोले दागे गए हैं, उनसे यहाँ पर कई दुकानों को नुकसान हुआ है। तो ये हाईवे है और हाईवे के बगल से जो दुकानें लगी हैं लगामा गांव की, उन दुकानों को नुकसान हुआ है।
यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ लोग एक ही चीज चाहते हैं कि अमन, जंग नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे यहाँ जो है हिंदुस्तान ने मस्जिदें तोड़ी हैं, पाकिस्तान आरोप ये लगा रहा है। देखिए जनाब, वहाँ पे भी मस्जिदें टूटी हैं और ये चीज है कि कश्मीर में, हिंदुस्तान में, और खास करके उड़ी की अगर बात की जाए, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम तो है नहीं। यहाँ पे जिस बस्ती में हम रहते हैं, यहाँ पे हिंदू भाई भी रहते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने यहाँ शेलिंग की है, देखिए किस तरह का नुकसान हुआ है। यहाँ पर जो कुछ दुकानें हैं, शॉप्स हैं, उनको यहाँ पर नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए बीएसएफ कांस्टेबल जीडी दीपक चिंगाखम को आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद सीमावर्ती इलाकों में प्रवासियों से उन्होंने मुलाकात की। सीमा पर देश की रक्षा करते बीएसएफ के कांस्टेबल दीपक चिमंगखम ने सर्वोच्च बलिदान दिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सम्मान के साथ पुष्पांजलि अर्पित की। देश के वीर बलिदानी को सैल्यूट किया। बीएसएफ के जवान दीपक चिमांगखम शनिवार को आरएसपुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी गोलीबारी में गंभीर तौर पर जख्मी हो गए थे। रविवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। इसके बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मिश्रीवाल में साहिब बंदवी आश्रम पहुंचे। यहां शिविर में सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रवासियों से मुलाकात की। बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज ने सरहद की हिफाजत करते हुए सबसे बड़ा बलिदान दिया है। उनका पार्थिव शरीर आज पटना पहुंचा तो एयरपोर्ट पर ही काफी लोग श्रद्धांजलि देने उमड़ पड़े। शनिवार को जम्मू कश्मीर के आरसपुरा सेक्टर में पाक गोलीबारी का जवाब देने के दौरान मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए। एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि देने के लिए भीड़ जमा थी, जिसमें इम्तियाज का बेटा भी मौजूद था। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में शहीद के बेटे जैसा ही जज्बा। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, आई एम प्राउड ऑफ माय फादर, आई एम प्राउड ऑफ माय फादर एंड आल्सो जो जिसने भी देश को अपना बलिदान दिया, जितने भी शहीद लोग हैं, आई एम सैल्यूट टू हिम। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जेडीयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार भी शहीद को नमन करने पहुंचे थे। परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है और हम सब लोगों को उन पर नाज है। इनके शहादत और कुर्बानी पर हम सब लोगों को, सिर्फ बिहार के लोगों का नहीं, पूरे भारत के लोगों का गर्व है। शहीद का रुतबा बहुत बड़ा होता है, ये शहादत भी हमेशा याद रखी जाएगी। तो पटना में शहीद मोहम्मद इम्तियाज को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। इसके बाद उनका शव गृह जिले छपरा ले जाया गया, जहां सुपुर्द खाक किया गया। छपरा के गड़खा थाना क्षेत्र का नारायणपुर गांव, शहीद मोहम्मद इम्तियाज के घर के बाहर हजारों लोग जमा थे। शव पटना से छपरा लाया गया था और उससे पहले ही अंतिम दर्शन के लिए लोग उमड़ पड़े थे। इनमें आसपास के गांव के लोग थे और काफी तादाद में वो भी थे जो दूर दराज से मिट्टी में शामिल होने पहुंचे थे। हर आंख में अफसोस, हर कोई पीड़ित का दर्द बांटने को बेकरार था। मोहम्मद इम्तियाज के छोटे भाई बीएसएफ जवान मोहम्मद मुस्तफा भी घर पहुंचे। जरा जज्बा तो देखिए। ये वीरों की धरती है, ये वीरों की धरती है। पाकिस्तान को हम संतुलन और जब शेर का बच्चा है तो शेर की तरह आकर के लड़े। हम तैयार हैं लड़ने के लिए। मौत का अफसोस किसे नहीं होता और मरने वालों से खून का रिश्ता हो तो उस दर्द को समझा जा सकता है, लेकिन ये शहीद का परिवार है। भाई तिरंगे में लिपट कर घर आया और दिल में बलिदान की भावना उमड़ पड़ी। सीजफायर के बाद जम्मू कश्मीर के एलओसी से सटे नौशेरा में जनजीवन पटरी पर लौट आया है। बाजारों में रौनक लौट रही है, दुकानें खुल रही हैं और खरीदार भी पहुंच रहे हैं। अपने सहयोगी रणवीर की रिपोर्ट दिखाते हैं। करीब हफ्ते भर की बंदी के बाद बाजार गुलजार है। नौशेरा की मार्केट में आज दुकानें खुली तो लोग जरूरत का सामान लेने पहुंचे।
हमने सवाल किया तो सरकार के सीज फायर के फैसले के साथ सभी खड़े नजर आए। सरकार ने जो फैसला लिया वो सही फैसला है? सरकार ने तो इंटरनेशनल बरादरी के हिसाब से बहुत ठीक किया फैसला। जाहिर सी बात है, बाजार बंद रहने में कारोबार का नुकसान है। पिछले एक हफ्ते में दुकानदारों के साथ लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। अब क्या हालात हैं? ठीक ही है, फिलहाल तो ठीक ही है। इधर भी शेलिंग हुई थी? बहुत ज्यादा। सर कितने दिन बाद दुकान खोला आपने? एक हफ्ते के बाद। हाँ जी, आज ही खुली। ये बाजार पूरा बंद था? पूरा बाजार बंद था। जिंदगी पटरी पर जरूर लौट आई है, लेकिन लोगों का मानना है कि पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं है और बार बार सीज फायर तोड़कर दुश्मन ने इसे साबित भी कर दिया है। तो गुजरात के भुज में भी नौशेरा जैसे ही हालात दिखे। यहां भी सब कुछ अब फिलहाल सामान्य सा नजर आ रहा है। भुज की सड़कों पर आवाजाही रही, बाजारों में भी रौनक लौट आई है। काफी सारे लोग घरों से बाहर निकले और खरीदारी की। ये सड़कें कल तक सूनी पड़ी थीं, लेकिन सीज फायर के बाद जिंदगी दोबारा रफ्तार पकड़ रही है। ये दुकानें कल तक बंद थीं, आज पकौड़े छन रहे। सब कुछ सामान्य है, दुकानदार खुश हैं। अभी रेगुलर जो रहता है ना वो चालू हो गया। अभी इतना पहले तनाव था, लेकिन अभी रेगुलर चालू हो गया है सब। लोग घर से बाहर निकले हैं, जरूरत की खरीदारी की है और सैर सपाटा भी किया। सेना के साहस की तारीफ हो रही है, साथ ही अमन चैन की हिमायत भी। सब बढ़िया हो गया है। इंडियन आर्मी हमारी कोशिश बहुत अच्छी कर रही है। अभी शांति हो जाए तो दोनों को फायदा रहेगा। अगर ये शांति नहीं रहेगी तो दोनों को नुकसान है। अमन चैन का माहौल बना रहे, जिंदगी यूं ही आगे बढ़ती रहे। काश पड़ोसी मुल्क भी इसे समझ पाए। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन कुछ जगहों पर पाकिस्तान से आए जिंदा बम अभी भी मिल रहे हैं। राजस्थान के जैसलमेर में भी एक बम मिला है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम है। इस युद्ध विराम के बीच राजस्थान के जैसलमेर में एक संदिग्ध सामान दिखा। जैसे ही यह खबर आसपास के इलाकों में फैली, हड़कंप मच गया। मौके पर फौरन पुलिस पहुंची, फिर बम स्क्वाड की टीम को बुलाया गया। इस अफरा तफरी के बीच एनडीटीवी की टीम भी मौके पर थी। तस्वीरें दिखा दूं कि इस तरह से जो है वो बॉम्ब को कुछ ही देर में जो है वो डिफ्यूज हो जाएगा। इसके लिए सारा प्रोसेस शुरू कर दिया गया है और सामने जो है वो स्मोक निकलता हुआ भी नजर आ रहा है। मैं मेरे सहयोगी को कहूंगा कि वो थोड़ा और ज्यादा नजदीकी जो है वो तस्वीरें आप तक पहुंचाएं। देखिए यहाँ पर स्मोक निकल रहा है और कभी भी जो है ये बॉम्ब जो है वो डिफ्यूज हो सकता है। ये ब्लास्ट के साथ डिफ्यूज होगा। करीब 10 रेत के जो बैग्स है वो भरकर यहाँ पर रखे गए हैं। जैसलमेर के किशन घाट में मिला जिंदा बम अब डिफ्यूज कर दिया गया है। बम को डिफ्यूज करने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। तो उनका बम जो गिर रहा है वो भी फुस हो जा रहा है, पाकिस्तान की तरह और चाइना की तरह ही। देखिए, पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ साइबर अटैक भी छेड़ रखा है। इन हमलों की तादाद लाखों में है और अकेले एक जगह से नहीं हो रही। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया तक से ये हमले हो रहे हैं। 150 अटैक ऐसे हैं जिनमें नुकसान भी हुआ है। सरहद पर हारे दुश्मन अब साइबर युद्ध छेड़ रहे हैं। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद से अब तक देश में 15 लाख साइबर अटैक की कोशिश हुई है। महाराष्ट्र साइबर सेल ने बताया कि डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है। 2 रिपोर्ट्स निकाली हैं, जिसमें एक है इकोस ऑफ पहलगाम और एक रोर ऑफ सिंदूर। इन दोनों रिपोर्ट्स में हमें ये पता चला है कि लगभग 15 लाख बार भारत के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया गया है, साइबर अटैक किया गया है। महाराष्ट्र साइबर सेल के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश जैसे देशों से साइबर अटैक के जरिए डेटा चुराने की कोशिश की गई थी। ऐसे कई अकाउंट की पहचान कर कार्रवाई भी की जा रही है। लगभग 83 मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स पाकिस्तान प्रो ग्रुप्स ने या इवन स्लीपर सेल्स ने चलाई, जिसमें हम 38 ऐसी कैंपेन्स को टेक डाउन कर चुके हैं। ऐसे हमले थमेंगे नहीं। पाक का छद्म युद्ध आगे भी जारी रह सकता है। पाकिस्तान को अपनी फजीयत की नुमाइश करने की बहुत पुरानी आदत है।
भारत के जवाबी एक्शन में पाकिस्तान की हर मिसाइल फुस रही, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान, पूर्व क्रिकेटर अपनी बर्बादी का जश्न मना रहे हैं। जी हाँ, हार रहे हैं, पिट रहे हैं, लेकिन फिर भी जश्न ऐसा मना रहे हैं जैसे जीत गए हों। शायद उनकी जान बच गई, इसलिए जश्न मना रहे हैं। अवाम को उल्लू बनाने के लिए पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी भी इसमें 2 कदम आगे हैं। कराची में रैली निकालते नजर आए, झूठी जीत का जश्न मनाते नजर आए। अब दिखाते हैं पाकिस्तान की हार पर भी कैसा माहौल बनाकर वो लोग बैठे हुए हैं। लगता है भारत से मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान की अकल ठिकाने नहीं आई। लगता है नाको चने चबाने के बाद पाकिस्तान के गुमान के बल नहीं निकले। पाकिस्तान में झूठी जीत का झंडा मुनीर के सबसे खासम खास और पाकिस्तान के बड़बोले पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने उठाया है। कराची की सड़कों पर शाहिद अफरीदी ने बाइक रैली निकाली। आगे पीछे समर्थकों का हुजूम है। पाकिस्तान का ये पूर्व क्रिकेटर कराची के सड़कों पर झंडा फहराकर पाकिस्तान की झूठी जीत की मुनादी कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम को उल्लू बना रहा है। ये बता रहा है कि पाकिस्तान ने जंग जीत ली है। वो उसी जीत का जश्न मनाने आया। भारत के हाथों पाकिस्तान की इतनी धुनाई हुई कि डर के मारे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने रहम की भीख मांग ली, सीज फायर की गुजारिश की। लगता है मुनीर का ये पिट्ठू पाकिस्तानियों को ये बताना भूल गया। खैर, पाकिस्तान के हुक्मरान हों या फिर ऐसे तेजाबी पूर्व क्रिकेटर्स, इनका काम ही झूठ बोलना है। अवाम को गुमराह करने में ये अव्वल है। तो पहलगाम में आतंकी हमले के 20 दिन से भी ज्यादा वक्त गुजर चुके हैं और भारत ने आतंकी हमलों को उसका माकूल जवाब भी दिया है, बदला भी लिया है। लेकिन अब भी श्रीनगर में सैलानियों की संख्या में काफी कमी है। पिछले 1 महीने तक जो कश्मीर सैलानियों से गुलजार रहा करता था, पहलगाम हमले के 20 दिन गुजर जाने के बाद कश्मीर की वादियों में सन्नाटा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद कारोबारियों को उम्मीद थी कि एक बार फिर पर्यटकों से ये गुलजार होगी, लेकिन सैलानियों में गिरावट बरकरार है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के चलते लखनऊ से जम्मू जाने वाले पर्यटकों की संख्या में 57% की गिरावट दर्ज हुई है। पिछले साल जनवरी से अप्रैल के बीच 2.80 लाख यात्रियों ने ट्रेनों और दूसरे साधनों से जम्मू की यात्रा की। वहीं इस साल अब तक 1.60 लाख पर्यटक ही जम्मू गए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की जमीन पर चल रहे 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद पाकिस्तान से भारत की तनातनी बढ़ गई। सरहद पार से ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए गए। इस बढ़ती तनातनी के चलते ही जम्मू जाने वाले यात्री सफर से बचते नजर आए। जम्मू कश्मीर जाकर पहाड़ों की सैर करने वाले अब उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत का रुख कर रहे हैं। ये खबर उज्जैन से है। यहाँ पर टोल नाका के कर्मचारियों ने एक पूरे परिवार के साथ मारपीट की है। देखिए, वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई की। 7 आरोपी गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजे जा चुके हैं। जरा सी बात पर बहस हुई और उसके बाद बदनावर टोल नाका के कर्मचारी और मैनेजर गुंडागर्दी पर उतर आए। सबने मिलकर गाड़ी में सवार पुरुषों को पीटा। महिलाएं बीच बचाव को आगे आई तो उन्हें भी नहीं बख्शा गया। उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई। इन सब के बीच टोल नाका पर मौजूद कई लोग बीच बचाव करते नजर आए। लोगों ने पीड़ित परिवार को गाड़ी के अंदर बिठा दिया। इसके बावजूद उनके ऊपर हमला होता रहा। एक बदमाश ने गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया। इस गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ तो लोग आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस भी हरकत में आई। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पेशी के बाद कोर्ट ने सभी को जेल भेज दिया है। देखिए, खबर महाराष्ट्र से है, जहां महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में 5 कंपनियों और 22 गोदामों में लगी आग से लाखों का नुकसान हुआ है। काफी कोशिशों के बाद भी इस पर काबू पाया जा सका। आसमान में उठता ये काला धुआं बताने को काफी है कि आग कितनी जबरदस्त थी। भिवंडी ठाणे का कारोबारी इलाका है। यहाँ बड़ी तादाद में फैक्ट्रियाँ और गोदाम हैं। ऐसी जगहों पर हादसे के बाद आग फैलने का खतरा होता है और यहाँ भी सूरत जुदा नहीं थी। 5 कंपनियां और मंडप सजावट के 22 गोदाम आग की जद में आ गए। लोगों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को फोन किया। दमकल विभाग को भी खबर दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तो आग की ऊंची ऊंची लपटें
निकल रही थी। दमकल कर्मियों ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन आग तो विकराल थी। पानी की इतनी मोटी धार पड़ने के बावजूद धधक रही थी। जहां कोशिश होती है वहां नतीजा भी निकलता है। आग का दायरा बड़ा जरूर था, लेकिन दमकल कर्मियों की मेहनत भी रंग लाई और इस पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। अच्छा ये रहा कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। और अब बात करते हैं भारतीय शेयर बाजार की। आज के शेयर बाजार की तूफानी तेजी से निवेशक झूम उठे हैं। देखिए, पिछले 11 महीनों में शेयर बाजार की मंद चाल, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद कैसा मचाया धमाल, रिपोर्ट देखिए। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद से ही एक्सपर्ट उम्मीद जता रहे थे कि बाजार खुलेगा तो बढ़त होगी, लेकिन इतनी बढ़त होगी इसका शायद किसी को अंदाजा नहीं था। भारतीय शेयर बाजार ने सोमवार को ऐसा कारोबार किया कि निवेशकों के वारे न्यारे हो गए। पिछले 11 महीने से निवेशक जिस बाजार में जिस तेजी का इंतजार कर रहे थे, उन्हें सोमवार को बाजार में भरपूर ताकत दिखी। कारोबार के दौरान करीब 2700 अंक उछलकर 82,176 के स्तर तक पहुंच गया, तो निफ्टी 850 अंक या 3.50% उड़ान भरकर 24,850 के पार पहुंच गया। भारतीय शेयर बाजार की उड़ान पिछले 11 महीनों में सबसे ज्यादा है। अब समझने वाली बात यह है कि 11 महीनों बाद ऐसा क्या हुआ कि सेंसेक्स उछाल मार्कर टॉप लेवल पर पहुंच गया। तो इसकी सबसे बड़ी वजह रही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान। तो अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ समझौते के ऐलान ने बाजार की दिशा बदल दी। निवेशकों का मनोबल इतना बढ़ा कि चौतरफा खरीदारी दिखी और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 3% से ज्यादा उछाल मार गए। देखिए, पिछले 2 हफ्ते में भारतीय टेस्ट क्रिकेट के 2 बड़े खिलाड़ियों ने अलविदा कर दिया है। पहले कप्तान रोहित शर्मा ने संन्यास लिया, तो अब विराट कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है टेस्ट क्रिकेट से। विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से अचानक रिटायरमेंट लेने के ऐलान से हर कोई हैरान है। विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐलान करते हुए कहा कि अब वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। सब कुछ ठीक ठाक था, फिर भी विराट कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान क्यों कर दिया? नहीं, देखिए, ये विराट कोहली का अपना पर्सनल डिसीजन है और थोड़ी सी हैरानगी भी जरूर हुई है, क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज आ रही थी टेस्ट इंग्लैंड में, उससे पहला रिटायरमेंट लेना, तो मैं थोड़ी हैरानगी जरूर हुई। टेस्ट क्रिकेट से विराट के रिटायरमेंट के ऐलान से हर कोई हैरान है और ये होना लाजमी है, क्योंकि विराट कोहली फिट थे, फॉर्म में थे और इंग्लैंड दौरे के लिए बेहद जरूरी भी थी। अब विराट कोहली का रिटायर होना पूरी तरह से 2011-12 की याद दिलाता है, जहां लगातार 2 टेस्ट सीरीज हारने के बाद बड़े बड़े खिलाड़ियों के रिटायरमेंट आए थे। ब्रेक के बाद न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं। एक जरूरी खबर आपके सामने रखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में अदानी समूह द्वारा विकसित स्काई स्ट्राइकर ड्रोन्स का भी इस्तेमाल हुआ है। और देखिए, ये ड्रोन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की तरह काम करते हैं और मिसाइल की तरह मार करते हैं। भारतीय सेना ने इनका भी इस्तेमाल किया है। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसमें अदानी समूह की अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी द्वारा बनाए गए स्काई स्ट्राइकर कॉमिकेज ड्रोन्स ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। ये स्काई स्ट्राइकर ऐसे सटीक हथियार हैं जो एक बड़े इलाके में घूमते हुए अपने लक्ष्य को खोजते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ढांचों के कोऑर्डिनेट जुटाकर इन पर भारतीय सरजमी से ही जो हमला किया, उनमें ये ड्रोन भी काम आए। ये ड्रोन बहुत कम आवाज करते हैं और बहुत नीची उड़ान भरते हुए अपना काम करते हैं। इनमें 5 से 10 किलोग्राम के हथियार लगाए जा सकते हैं। ये निशानों की सटीक पहचान कर हमला कर सकते हैं। इन कॉमिकेज ड्रोन को पश्चिमी बेंगलुरु के एक कारखाने में तैयार किया गया है।